दोस्तों, सीटेट को पास करने के लिए हम आपको इतने आसान तरीके बताने वाले हैं। अगर आपने इन तरीकों को समझ लिया तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। पहला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन हैं सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को, मानकीकृत परीक्षण को, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्नों को, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों को। दोस्तों, जब भी समाजीकरण या समाज की बात आएगी तो समाजीकरण हमेशा संयोग से होगा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, सहयोगी प्रोजेक्ट विधि से। अगला है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन हैं शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। दूसरा है, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामांकित करें। तीसरा है, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। चौथा है, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, हमेशा बच्चों को हम किसी भी आधार पर अलग नहीं करेंगे, चाहे अंकों की बात हो या किसी और चीज़ की। जब भी बच्चों को अलग करने की बात आएगी तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। और जहाँ नियमों की चाहे कठोर हों या सरल, नियम बच्चों के लिए लागू नहीं करने हैं। अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। जब भी बच्चों को हम किसी भी चीज़ के लिए महत्व देंगे वो सबसे सकारात्मक ऑप्शन माना जाएगा। और शिक्षण और आकलन के समान तरीके हम नहीं अपना सकते, क्योंकि कोई बच्चा अधिक बुद्धिमान होता है, कोई निम्न बुद्धिमान। अगला है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि पहला ऑप्शन है इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। दोस्तों, जब भी आपको किसी चीज़ की तुलना करनी है, हमने आपको बताया था कि बच्चों की तुलना हमेशा गलत होगी और किसी भी ऑप्शन में केवल शब्द दिखाई दे उसे आप हमेशा गलत मानिए। और जो भी चीज़ बच्चों में भय और तनाव पैदा करेगी वो भी हमेशा गलत होगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, जिससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, सबसे आकलन वह उद्देश्यपूर्ण होता है। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? ऑप्शन हैं सत्तावादी की, अधिनायकी की, अनुमति परक की या सुविधादाता की। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुविधादाता की भूमिका होती है। शिक्षक हमेशा बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध कराता है। अगला है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पहला है पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, का एकमात्र निर्धारक होती हैं, के साथ संबंधित मानी जानी चाहिए पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती हैं। दोस्तों, जो चीज़ प्रभाव नहीं छोड़ेगी उसका शिक्षण में कोई महत्व नहीं होता है। और केवल और एकमात्र, ये दोनों एक जैसे शब्द हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। अगला है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ऑप्शन है, एक काल्पनिक लक्ष्य है, दूसरा है जिसमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, तीसरा है विद्यालयों पर भार बढ़ेगा, चौथा है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। दोस्तों, जब भी आपको चार ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन बाकी तीनों से अधिक बड़ा दिखाई दे, उस ऑप्शन के 99% सही होने के चांस होते हैं। अगला है,
विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है, ऑप्शन है, गलत है, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग-थलग महसूस कर सकते हैं। दूसरा है, सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तीसरा है, सही है, क्योंकि इससे कक्षा का अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। चौथा है, गलत है, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। ये कथन पूरी तरह सही है और बच्चे एक दूसरे से कौशल सीखते हैं। अगला है, एक सुनने में असमर्थ बच्चा। ऑप्शन है, श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। दूसरा है, केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा है, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। चौथा है, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी भी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, आप बच्चों को किसी भी बारे में गलत नहीं कहेंगे, किसी भी चीज़ को लेकर के। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थियों की है? पहला ऑप्शन है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। दूसरा है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तीसरा है, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। चौथा है, वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। दोस्तों, इससे पहले भी हमने बताया था कि कोई ऑप्शन अगर बाकी तीनों ऑप्शनों से अधिक बड़ा है तो उसका सही जवाब वही होता है। इसका भी सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन है, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। दोस्तों, अगर कोई ऑप्शन बच्चों के जीवन के साथ जुड़ता हुआ नजर आता है तो आप उस ऑप्शन को आंखें बंद करके सही लगा दीजिए। अगर प्रश्न सकारात्मक पूछा गया है, इसका भी सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। दोस्तों, बच्चे किसी भी चीज़ के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता या जब भी बच्चों के बारे में निष्क्रिय शब्द दिखाई दे वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। यानी जिस जिस ऑप्शन में पहला दे रखा है वो गलत हो गया। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। बच्चे समस्या समाधान करता हैं, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता हैं, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय निवेशक हैं। अगला है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? पहला है, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए। दूसरा है, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। तीसरा है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा है, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। दोस्तों, किसी भी चीज़ के लिए हम बच्चों में दंड का उपयोग नहीं करेंगे और बच्चों को प्रोत्साहन देना सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे।
ऑप्शन हैं जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। दूसरा है जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। तीसरा है जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्रित होता है और बल दिया जाता है। चौथा है जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और शिक्षार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्रित होता है और बल दिया जाता है। अगला है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचारों के बारे में पता चलता है। पहला है बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं। ये बिल्कुल सही है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। ये भी कथन सही है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। पहला है चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। दूसरा है तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया है। तीसरा है काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। चौथा है इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। दोस्तों, इनमें से अगर आप बच्चे होते तो इनमें से कौन सा शब्द सुनकर आप सबसे अच्छा महसूस करते। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इससे इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। अगला है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन हैं उनमें चिंता और डर पैदा करके। दूसरा है प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। तीसरा है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। चौथा है साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे ट्रॉफी ना। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करके। दोस्तों, एनसीएफ 2005 भी कहता है कि शिक्षक विद्यार्थियों की मदद का काम करेंगे। अगला है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ऑप्शन हैं सीखने के लिए जिसमें वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। दूसरा है रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। दंडात्मक उपयोग का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। चौथा है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में अच्छे अंक पा सकें। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था कि अंकों के लिए किया गया कार्य हमेशा गलत होगा और बच्चों को हम कभी भी किसी चीज़ के लिए दंड नहीं देंगे। और रटकर याद करना, ये तीनों ही शब्द नकारात्मक होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला। आप ऐसे ही नकारात्मक शब्दों से ऑप्शनों को काटकर प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। ऑप्शन हैं निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन का, शारीरिक दंड का, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम का, प्रतियोगितात्मक कक्षा का। दोस्तों, हमने आपको बताया है कि तुलना किसी भी आधार पर कैसे भी नहीं करनी है और दंड भी चाहे शारीरिक हो या किसी भी प्रकार का दंड नहीं देना है। और कक्षा में प्रतियोगितात्मक बिल्कुल भी वातावरण नहीं होना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम सबसे अच्छा प्रभावशाली उदाहरण है। अगला है, विकास का
सिराह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन हैं सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी की ओर। दोस्तों, सिरा का अर्थ होता है सिर और पदा का अर्थ होता है पैर, यानी सिर से पैर की ओर। अगला है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन हैं जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था का समय, प्रारंभिक बचपन का समय। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रारंभिक बचपन का समय भाषा विकास के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। अगला है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल-कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता-पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रक्रिया का परिणाम होंगी। ऑप्शन हैं आनुवंशिकता और पर्यावरण का, वृद्धि और विकास का, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का, अनुशासन और पौष्टिकता का। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया का। दोस्तों, बच्चे में हम पर्यावरण से और आनुवंशिकता ये दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं बच्चे के विकास में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। ऑप्शन हैं परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार। दोस्तों, गौण वाहक यानी जो दूसरे नंबर के होते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, प्राथमिक वाहक होता है परिवार, और जहाँ जहाँ आपको परिवार दिखाई दे वो ऑप्शन अपने आप कट जाएगा, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यालय और पास पड़ोस। परिवार को छोड़कर बाकी सभी जो साधन हैं वो गौण वाहक कहलाते हैं, यानी द्वितीयक साधन। अगला है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। ऑप्शन हैं संतुलन, सामाजिक अन्योन्य, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन। दोस्तों, जब भी आपको लेव वाइगोत्स्की शब्द दिखाई दे तो आपको ऑप्शनों में एक ही शब्द ढूंढना है, सामाजिक। जिस भी ऑप्शन में आपको सामाजिक शब्द दिखाई दे और बात लेव वाइगोत्स्की की जाए तो वही ऑप्शन हमेशा सही होगा, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की सामाजिक से संबंधित हैं। अगला है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। तर्क है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ऑप्शन हैं दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छा लड़की या अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन। दोस्तों, आप अपने माता पिता के सामने अगर अच्छा व्यवहार करते हैं तो सबके माता पिता यही कहते हैं, मेरा अच्छा लड़का या मेरी अच्छी लड़की। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, अच्छा लड़की या अच्छा लड़का अनुकूलन से संबंधित होगा। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ऑप्शन हैं शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। दोस्तों, पेडागोजी में सक्रिय शब्द सबसे अच्छा और सबसे पॉजिटिव वर्ड माना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है। जिस भी ऑप्शन में आपको सक्रिय शब्द दिखाई दे और प्रश्न सकारात्मक पूछा गया हो तो आप उसका सही जवाब वही ऑप्शन लगा दीजिए। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ऑप्शन हैं समायोजन और अनुकूलन के रूप में,
समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सामीकरण और संशोधन के रूप में, या समावेशन और समायोजन के रूप में। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इसे समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। अगला है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्याख्या में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, ऑप्शन है, खोज को प्रोत्साहन देता है, नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। दोस्तों, खोज के लिए प्रोत्साहन देना किसी भी ऑप्शन में अगर दे रखा है तो वो ऑप्शन सबसे पॉजिटिव माना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, खोज को प्रोत्साहन देना। अगला है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, ऑप्शन है, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो सकें। दूसरा है, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। चौथा है, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदली जाती। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई ऑप्शन बाकी 3 ऑप्शनों से अधिक ज़्यादा ही बड़ा है तो उसके सही होने के 99% चांस होते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, आपको हमने जो भी ट्रिक बताई हैं उनको फॉलो करके आप इसका जवाब हम लोगों को कमेंट बॉक्स में देंगे। आपका जवाब सही होगा तो हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगला है, लिंग है, ऑप्शन है, जैविक सत्ता है, शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, सामाजिक संरचना है। दोस्तों, लिंग का निर्धारण समाज ने किया है। ये एक सामाजिक संरचना है। दोस्तों, ऐसे ही आसान भाषा में पेडागोजी को समझने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता होती है? पहला है, यंत्रवत याद कराना। दूसरा है, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तीसरा है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। चौथा है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था यंत्रवत शब्द हमेशा गलत होता है और याद करना भी हमेशा गलत ही होगा, और हम बच्चों का वर्गीकरण किसी भी आधार पर नहीं करेंगे। और एक चीज़, केवल शब्द, ये तीनों शब्द हमेशा गलत होंगे चाहे प्रश्न कुछ भी पूछा गया हो। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा होगा, बच्चे के अनुभवों को प्रमुखता देना। अगला है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं। ऑप्शन हैं, सन्निहित हैं, संबंधित नहीं हैं, पूर्णतः अलग हैं, स्वतंत्र हैं। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, ये दोनों सन्निहित हैं यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, पहला है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है। दूसरा है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तीसरा है, यंत्रवत याद करने पर आधारित है। चौथा है, प्रबलन पर केंद्रित है। दोस्तों, यंत्रवत याद करना शब्द आ गया तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक कट जाएगा। अब आपका प्रश्न सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। अगला है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? पहला है, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था याद करना हर स्थिति में गलत होगा।
कोई भी कंडीशन याद करने को सही नहीं ठहरा सकती। जब भी आपको ऑप्शन में याद करना शब्द दिखाई दे, आप उसे आंखें बंद करके काट दीजिए। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। बच्चों को दंडित करना चाहिए। दोस्तों, हम बच्चे की किसी भी चीज़ को अनदेखा नहीं करेंगे। जिस तरह याद हमेशा गलत होगा, उस तरह बच्चों की हर एक चीज़ को अनदेखा करना गलत होगा। और बच्चों को हम कभी भी दंड नहीं देते हैं। आप खुद चेक कर लीजिए, प्रश्न कुछ भी पूछा गया हो, अगर हमको शब्द पता है कि कौन से शब्द गलत हैं, तो प्रश्न से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें आसानी से आंसर मिल जाएगा। इसका सही जवाब दूसरा है। आप इन शब्दों को एक पृष्ठ पर कहीं लिखते चलिए। ये आपको एग्जाम वाले दिन याद करने में आसानी होगी। अगला है, दोस्तों, जिस तरह से हम आपको समझा रहे हैं, आप उस तरह से पेपर आसानी से पास कर लेंगे, ये इस बात की गारंटी देते हैं। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी कर के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयास करने में क्या प्रभाव पड़ता है? पहला है, यह बच्चों के प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। दूसरा है, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तीसरा है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। चौथा है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। दोस्तों, जब एक बात समझ लीजिए, दंड हमेशा गलत होगा तो बच्चों की जिज्ञासा भी कम होगी। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, क्योंकि बच्चे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो दंड के भय से कर रहे हैं। अगला है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, अधिगम आवृत्तीय संबंधों के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। दूसरा है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। दोस्तों, आपको ये शब्द मिल गया, ये कट गया। और एक शब्द और याद रख लीजिए, जब भी आपको सक्रिय शब्द दिखाई दे, वो हमेशा सही माना जाएगा पॉजिटिव में। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अगला है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने से क्या परिणाम हैं? पहला है, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधि यानी प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। चौथा है, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ बच्चे में अभाव पैदा कर रही है, वो हमेशा गलत होगी, और भ्रांति पैदा करने वाली चीज़ें भी गलत होंगी। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। दोस्तों, जब भी आप गलत शब्द ढूंढ कर ऑप्शनों को एलिमिनेट करेंगे, तो आपके प्रश्न के सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। अगला है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? पहला है, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। दूसरा है, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तीसरा है, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। चौथा है, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल और महत्व देकर। दोस्तों, आप पहले ऑप्शनों को कट कीजिए। यहाँ दंडित शब्द मिल गया, ये ऑप्शन कट गया। यहाँ आपको केवल शब्द दिखाई दिया, ये भी ऑप्शन कट गया। अब एक चीज़ और याद रखना, पुरस्कार हम बच्चों को कभी भी नहीं देंगे, और पुरस्कार देना भी गलत माना जाएगा, चाहे वो भौतिक हो या किसी भी प्रकार का हो। अब केवल आपके पास एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन दूसरा। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है।
दोस्तों यकीन मानिए आप इस तरह से प्रश्न याद भी ना हो या आपने कभी ना पढ़ा हो, आप इन चीज़ों से प्रश्न को आसानी से हल कर लोगे। दोस्तों अगर आपने पेपर को इसी तरह से हल किया तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा। चलिए दोस्तों पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? पहला है शारीरिक दंड। दोस्तों यहाँ आपको दंड शब्द दिखाई दे गया, ये कट जाएगा। दूसरा है संयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ये बिल्कुल सही है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी सही है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, दोस्तों हमने पहले भी बताया था बच्चों की तुलना बिल्कुल नहीं करनी है किसी के भी साथ। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा होगा। दूसरा और तीसरा सही है, पहला और चौथा गलत हैं। अगला है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? पहला है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। दूसरा है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तीसरा है एक व्याख्यान देकर। चौथा है प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। दोस्तों यहाँ आपको एक शब्द दिखाई दिया व्याख्या। व्याख्या और परिभाषा भी हमेशा गलत होती हैं। अब आपके पास ये तीनों ऑप्शन बचे। अब इसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन दूसरा है, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर। हम बच्चों को अवसर देना बहुत ही अच्छा मानते हैं। अगला है दोस्तों व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? पहला है पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तीसरा है लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति। चौथा है जन्मजात विशेषताएं। दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नताओं की जब भी बात होगी वहाँ आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों के बीच की बात की जाएगी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? दोस्तों आयोग ने इस प्रश्न को गलत माना था क्योंकि प्राथमिक एजेंसी केवल परिवार होती है, इसके सिवा जो भी कुछ बचता है वह समाजीकरण की द्वितीयक एजेंसी होती हैं। इसमें दो ऑप्शन सही थे, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। यानी केवल परिवार को छोड़कर बाकी सभी जो बचता है वो द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। परिवार प्राथमिक होता है यानी पहला समाजीकरण का उदाहरण होता है। अगला है निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ऑप्शन हैं मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में, किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था में, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला है विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। दूसरा है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तीसरा है विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त्य होता है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, विकास को संस्कृति प्रभावित नहीं करती। ये कथन गलत है, संस्कृति उसे पूरी तरह से प्रभावित करती है। अगला है कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, इसका यह किसका उदाहरण है? दोस्तों जब भी लड़का और लड़की में तुलना की जाएगी वहाँ आपको हमेशा जेंडर पक्षपात दिखाई देगा, यानी रूढ़िबद्धता शब्द और जेंडर पक्षपात ये हमेशा शब्द सही होंगे। अगला है बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्धता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? पहला है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। दूसरा है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था पृथक यानी अलग करना हमेशा गलत होगा,
चाहे वो किसी भी आधार पर हो। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे। आपका प्रश्न सही होने के चांस बढ़ जाते हैं इन चीज़ों से। आपको ये छोटी छोटी बातें और लोगों से बहुत आगे ले जाएंगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगला है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? दोस्तों, आप एक चीज़ याद रखिए, जब भी आपको सामाजिक और सांस्कृतिक ये दोनों शब्द या तो एक साथ दिखाई दें या दोनों में से कोई एक शब्द दिखाई दे और यहाँ मनोवैज्ञानिक का नाम दे रखा हो, तो इसका सही जवाब हमेशा लेव वाइगोत्स्की होगा। जब भी आपको सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द दिखाई दे, आप आंखें बंद करके इसका सही जवाब लेव वाइगोत्स्की लगा दीजिए। हम आपको ही ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं जो और लोग आपको नहीं बताएंगे। अगला है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? पहला है मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था। दोस्तों, इस प्रश्न में आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। क्या आपने भाषा बाल्यावस्था में आकर सीखी थी, या आपने बोलना किशोरावस्था में सीखा था, या जन्म से पहले ही आपने सीख लिया था, या जब आप प्रारंभिक बाल्यावस्था में थे, जब थोड़े थोड़े बड़े हो रहे थे तब सीखा था? इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है। भाषा हम प्रारंभिक बाल्यावस्था में सीखते हैं। अगर आपको इनके सही जवाब भी नहीं पता हो तो आप इन चीज़ों को कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? दोस्तों, हमने आपको अभी बताया था कि आपको 2 शब्द ढूंढने हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक। अब आप देख लीजिए किस ऑप्शन में सांस्कृतिक और सामाजिक शब्द है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, प्रस्तुति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। दोस्तों, अब आपको ऑप्शन मिल गया होगा सामाजिक। जब भी आपको लॉरेंस कोहलबर्ग दिखाई दे, आप या तो ऑप्शन में ढूंढ लीजिए सामाजिक, और अगर कोहलबर्ग ऑप्शन में है तो आप प्रश्न में सामाजिक शब्द ढूंढ लीजिए। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है। अगला है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त प्रक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? दोस्तों, ये आपकी बहुत ही गलत बात है। आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। चलिए, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपको हम इतनी आसान भाषा में चीज़ें समझा रहे हैं, ये चीज़ें आपको पेड क्लास में भी समझने को नहीं मिलेंगी। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है, संरक्षण एवं कक्षा समावेशन। अगला है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है? अनुबंधन, प्रबलन, स्कीमा, अवलोकन, अधिगम। दोस्तों, जब भी आपको संज्ञानात्मक विकास यानी जीन पियाजे का विकास दिखाई दे, आपको सिर्फ स्कीमा देखना है। लेव वाइगोत्स्की के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक, और पियाजे के लिए स्कीमा। ये शब्द आपको याद रखना है। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, स्कीमा, क्योंकि जीन पियाजे हमेशा स्कीमा की बात करते हैं। अगला है, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला वाला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? ऑप्शन हैं पाड़, आत्म केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना। दोस्तों, आप भूल जाइए लेव वाइगोत्स्की को। आप खुद से सोचिए कि कोई बच्चा खुद से बात कर रहा है तो आप उसे क्या कहेंगे? पाड़ कहेंगे, आत्म केंद्रित वार्ता कहेंगे, या व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे, जोर से बोलना कहेंगे? दोस्तों, आप उसे व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे, यानी खुद से बात करना। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। अगला है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मॉडलिंग का, पाड़ का, प्रबलन का, अनुबंधन का। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, ये पाड़ का उदाहरण है। जब भी कोई किसी को सहायता करेगा वो हमेशा पाड़ का काम करेगा। अगला है,
रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? पहला ऑप्शन है अनमय विचारक का, आत्मकेंद्रित विचारक का, सृजनात्मक विचारक का। दोस्तों यहाँ सृजनात्मक होगा। चौथा है अभिसारिक विचारक का। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। सृजनात्मक विचार सबसे पॉजिटिव वर्ड माना जाता है। अगला है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधा उनको नामांकित करना। दूसरा है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुमानित करना। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना। दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था कि अंक हमेशा गलत होंगे और ना हम बच्चों को पास फेल का अनुमान लगाएंगे और विद्यार्थियों को हम श्रेणी में विभाजित भी नहीं करेंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? पहला है बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषक है। दूसरा है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तीसरा है बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय से ही निर्धारित होती है। चौथा है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना, इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह होती है। ये चीज़ याद रखने की बोल रहे हैं कि बुद्धि को हम कभी भी सटीक रूप से नहीं माप सकते हैं और बुद्धि जन्म से निर्धारित नहीं होती है। अगला है पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? पहला है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लिखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? पहला है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तीसरा है व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। दोस्तों समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सभी को एक साथ लेकर। यहाँ केवल अशक्त बच्चों की बात की जा रही है यहाँ भी, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। समावेशी में सभी लोग शामिल होंगे। यहाँ इसका सबसे बढ़िया ऑप्शन ऑप्शन ए है। अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? पहला है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। इस स्थिति को जैसा है स्वीकार कर लेना चाहिए। दोस्तों अब आपको इसका आंसर तो आसानी से पता चल ही गया होगा, ऑप्शन दूसरा। दोस्तों हमें अपनी पद्धतियों पर विचार करना चाहिए। अगर बच्चे सीखने में थोड़ी बहुत भी दिक्कत पैदा हो रही है तो हमें अपने ऊपर ही विचार करना है। अगला है एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को पहला है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, दूसरा है तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए। दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था कि सक्रिय शब्द सबसे पॉजिटिव माना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपको इस बार सीटेट पास कराने की गारंटी देते हैं, क्योंकि इतनी आसान भाषा में आपको पेड क्लासों में भी नहीं समझाया जाता कि प्रश्न कैसे सही और कैसे गलत होते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।